बच्चों, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोनू सर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन जो हम लोग डेली के प्रोसेस के साथ हम लोग जो कर रहे हैं उसको फिर से आज हम लोग 20 क्वेश्चन साइंस का करेंगे। तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं साइंस का क्वेश्चन और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में देखिए आपको दिया क्या है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि बहुत अधिक व्यावसायिक होने के कारण पेट्रोल को क्या कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत अधिक व्यावसायिक, क्योंकि पेट्रोल जो है वो एक व्यावसायिक पदार्थ बन गया है। आज हर ज़रूरत चीज़ पेट्रोल से होता है, चाहे वह ईंधन के रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, इसको क्या बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है कि सफ़ेद सोना, लाल सोना, काला सोना या पीला सोना। तो इसका ऑप्शन होगा क्या। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका आंसर होगा काला सोना। यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि वे जंतु जो लगातार कम होते जा रहे हैं, वे विलुप्त होने के कगार पर हैं, खड़े हुए हैं, क्या कहलाते हैं। ठीक है, वो जंतु, वो जानवर जो लगातार कम होता जा रहा है और आज उसका स्थिति ऐसा हो गया है कि वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया है, वन्य प्राणी बोलेंगे, पालतू जानवर बोलेंगे, संकटापन्न जंतु बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पर एक ही है, वो है संकटापन्न जंतु। मतलब ये एक ऐसा जंतु जो संकट में है, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, इसको बचाने की प्रक्रिया सरकार को शुरू कर देनी चाहिए और उसी के माध्यम से ये बच पाएगा, नहीं तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में यहाँ पर आपको दिया गया है कि इनमें से कौन प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक कौन है, मतलब डायरेक्ट जो प्रदूषण फैलाता है, जो प्रदूषण डायरेक्ट फैलता है उसको प्राथमिक प्रदूषण हम लोग बोलते हैं। इनडायरेक्ट रूप से जो प्रदूषक होता है वो द्वितीय कैटेगरी में आता है, यानी कि प्राथमिक वो नहीं होता है, वो द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो अगर हम लोग एक लकड़ी भी अगर जलाएंगे या कोयला भी जलाएंगे तो डायरेक्ट प्रदूषण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड का एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति, अब ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ा आपदा के बारे में बोल रहा है, जिससे क्या है कि अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। वो झारखंड का ऐसा कौन सा आपदा है, ये क्या भूकंप है, तड़ित है, बाढ़ है या सुनामी है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो क्या झारखंड में बाढ़ आता है, नहीं। झारखंड में सुनामी आता है, तो नहीं, मतलब ना के बराबर। कहीं कहीं हो सकता आता होगा लेकिन ना के बराबर। भूकंप तो ये हर क्षेत्र में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भूकंप सिर्फ झारखंड में नहीं है, ये हर जगह आता है। लेकिन ये जो तड़ित है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेकेंड वाला, ये जो तड़ित है, बिजली का गिरना, ये बरसात के टाइम में बिजली बहुत भयानक गिरता है झारखंड में, जिससे बहुत जनों का क्षति पहुंचता है और बहुत जन जो है वो मर जाते हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तड़ित। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ध्वनि संचरित हो सकती है। संचरित का मतलब होता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि आवाज़ जो है वो किस किस पर मतलब परगमन कर सकती है, किस किस से गुजर सकती है। ध्वनि आवाज़ किस किस से गुजर सकती है। तो क्या ठोस में आवाज़ गुजरेगी, द्रव में आवाज़ गुजरेगी, गैस में, या फिर इन तीनों में। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा। तो जी बिल्कुल ठोस में भी क्या होता है,
ठोस में भी आवाज़ गुजरता है, मतलब ध्वनि जो है ठोस में भी गुजर जाएगी, द्रव में भी गुजर जाएगी और फिर गैस में भी गुजर जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करें, सिर्फ ठोस, द्रव या गैस? नहीं, इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये टिक होगा कि ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गुजर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। संश्लेषित पदार्थ मतलब एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक विधि के द्वारा बनाया गया है, रासायनिक विधि के द्वारा उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख करके भी टिक कर सकते हैं। ऑप्शन कैसे हम लोग टिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है नायलॉन, टेरिलिन और ऊन। ये क्या है, ऊन जो है वो क्या संश्लेषित है, रासायनिक विधि द्वारा सिर्फ बना है? नहीं, ऊन जो होता है वो किसी न किसी का बाल होता है, तो ये संश्लेषित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है फिर ऊन कहाँ पर है, यहाँ भी है और रेशम भी है, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से रासायनिक प्रक्रिया से नहीं बना हुआ। जबकि यहाँ 3rd नंबर में कपास दे दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2nd हो जाएगा। 2nd में PVC, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये तीनों जो है वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है और ये जो है संश्लेषित पदार्थ है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत पूछा है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो पहला को जो ऑप्शन दिया हुआ है कि जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है। जी हाँ, ये तो लगता है, घर्षण बल अगर नहीं लगेगा तो गेंद कैसे लुढ़केगा। ठीक है, तो आंसर ये तो सही है, ये गलत नहीं है। फिर बोला कि पानी के सतह पर तैरते नाव पर घर्षण बल लगता है। पानी के सतह पर अगर घर्षण बल नहीं लगेगा तो फिर नाव आगे कैसे बढ़ेगा, तो पानी के सतह पर भी वो घर्षण बल लगता है। फिर दिया है कि चिकनी सतह वाली सड़क पर साइकिल का चलना घर्षण बल लगता है। तो हाँ, चिकनी सतह पर भी घर्षण बल लगता है लेकिन थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन यहाँ पर भी घर्षण बल लगता है। अगला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है ऑप्शन की हवा में घूमने वाले गेंद पर घर्षण बल, यहाँ पर घर्षण होगा, यहाँ पर घर्षण होगा, घर्षण बल नहीं लगता, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि घर्षण बल हवा में भी लगता है गेंद में और वहाँ पर भी घर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका ये क्या होगा, ऑप्शन 4 नंबर जो है वो गलत दिया गया है। तो ये होगा कि घर्षण बल हवा में भी लगता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिया है कि रात्रि के समय साफ आकाश में जो गिरते तारे जैसा दिखाई देता है वह क्या है। हम लोग कभी भी देखे हैं कि रात में जो तारा गिरता है तो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये तारा है, लेकिन ये तारा नहीं होता है, ये होता है क्या, ये होता है उल्का पिंड। ऑप्शन यहाँ पर 2nd का जो 2 नंबर का दिया हुआ है वो सही है कि रात को जो तारे की तरह जो दिखाई देता चमकीला हुआ वो गिरता है, उसको वो उल्का पिंड होता है। ठीक है, वो तारा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बोला इनमें से, ऑप्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला कि इनमें से किसे प्रातः काल का या फिर भोर का तारा कहते हैं। तो क्या भोर का तारा मंगल को, पृथ्वी को, शुक्र को या शनि को, किसको कहेंगे? क्योंकि भोर का तारा उसको हम लोग बोलते हैं जो बहुत बड़ा तारा के जैसा दिखाई देता है, वो चमकीला रहता है और वो बहुत लेट तक, मतलब सुबह तक हम उसको देख सकते हैं। तो वो कौन सा है, वो कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पर मंगल ग्रह नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, शनि भी नहीं है। वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह जो है आपका वो शुक्र ग्रह है।
शुक्र ग्रह, वो शुक्र ग्रह जो है वो भोर और चांद, देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि भोर का तारा, प्रातः काल या भोर का तारा उसे कहा जाता है किसको, शुक्र ग्रह को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। ऊष्मीय मान मतलब सबसे ज़्यादा उसमें ऊष्मा निकलेगा, सबसे ज़्यादा गर्म उसमें निकलेगा, वो कौन सा है, किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। तो ऊष्मीय मान यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दिया है बायोगैस, बायोगैस का जो है ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ना ही लकड़ी, ना ही एलपीजी, ना केरोसिन, आंसर क्या होगा, बायोगैस। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है। मतलब एक आवेशित वस्तु जो है उस पर किसी दूसरे आवेशित वस्तु जो है उस पर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है। मतलब एक वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु है और किसी दूसरे वस्तु है, इन दोनों में एक दूसरे को खींचने का पावर जो होता है, अपने मतलब अकॉर्डिंग इसको लाने का पावर जो होता है उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और अस्थिर विद्युत बल। तो यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन आपको सूटेबल नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक ठो है जो सूटेबल है, वो है चुंबकीय बल। क्योंकि एक वस्तु अपने दूसरे वस्तु, एक चुंबक आप लोग देखे होंगे, चुंबक क्या करता है कि एक वस्तु है चुंबक और दूसरे वस्तु को भी अपने ओर खींचने का वो सामर्थ्य रखता है। ठीक है, तो एक दूसरे को खींचने का काम करता है, वो कौन सा बल लगाता है, चुंबकीय बल लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि पैकेटों और थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। मतलब जब हम लोग पैकेट में कोई भी दूध या थैला को लाते हैं और वो क्या होता है, बहुत दिन पहले ही बना हुआ रहता है, लेकिन वो फिर भी खराब नहीं होता है, वो फिर भी खराब नहीं होता है। तो फिर वो किस विधि से, किस प्रक्रिया द्वारा वो पैकेटिंग किया जाता है और वो ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है किण्वन विधि, पाश्चरीकरण विधि, भंडारण विधि और फिर नाइट्रोजन अस्थिरीकरण विधि। तो ये 4 तरह का विधि आपको दिया गया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपको देखना है, ये ऑप्शन यहाँ पर होगा पाश्चरीकरण विधि। ठीक है, किण्वन विधि नहीं होगा, पाश्चरीकरण होगा। क्योंकि पाश्चरीकरण क्या होता है कि दूध को वो क्या किया जाता है, दूध इसमें डाल करके इस बहुत तेज गति से इसको घोला जाता है और घोल करके इसका जो घनत्व है उसको कम कर दिया जाता है, जिसके कारण दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और यह दूध में बेकिंग सोडा भी मिला दिया जाता है, जिसके कारण पैकेटिंग और थैली में जो दूध रहता है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। मान लीजिए एगो एड्स बीमारी है, एड्स बीमारी का इलाज उसका जो है वो ढंग से हो नहीं पाता है भारत में। तो मान लीजिए कोई बीमार आदमी है, किसी को एड्स हो गया है, तो फिर वो कैसे फैल सकता है, दूसरे व्यक्ति को क्या फैल सकता है। तो वो फैल सकता है ज़रूर, लेकिन वो कैसे फैलेगा, क्या साथ में खाना खाने से वो फैल सकता है। तो इसका होगा आंसर नहीं। साथ में अगर वो खाना भी खाता है तो फिर वो एड्स बीमारी उसके दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगा। अगर उसी के कंघी से अगर बाल को अगर वो अपना बनाता है, बाल झाड़ता है, ठीक है, तो फिर क्या उससे भी फैलेगा, तो उससे भी उसको बीमारी नहीं फैलेगा।
क्या मच्छर के काटने से फैलेगा? नहीं फैलेगा। लेकिन उस व्यक्ति का अगर खून वो कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ा ले तो उसको भी एड्स बीमारी फैल जाएगा, और ये फैलने का एक ही जरिया है एड्स बीमारी। ठीक है, चलिए और अगला चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब चालक विद्युत विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रंग में परिवर्तन होता है। यह क्या संकेत करता है? बोल रहा है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो विलयन जो घोल होता है उस घोल का जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा। वो कलर चेंज होने का यानी रंग परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है, कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, कि विद्युत धारा का भौतिकीय प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, और वो जो है वो है पहला वाला कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्योंकि जब विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो फिर विलयन का कलर क्या होगा? रंग परिवर्तित हो जाएगा। तो यह एक कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? रासायनिक प्रक्रिया। तो यह क्या बन जाएगा? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ब्रेड जो होता है, पाव जो होता है, पाव को बनाने के लिए, वो ब्रेड को बनाने के लिए जो प्रक्रिया के दौरान गैस निकलता है वह कौन सा गैस निकलता है? मान लीजिए आपने देखा होगा एक ब्रेड, और ब्रेड में बहुत सारा आपने उसमें छेद देखा होगा ब्रेड के अंदर में। ठीक है, तो वो छेद क्या करता है? वो छेद से कौन सा गैस निकलता है? तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि उससे क्या ऑक्सीजन निकलता है? नहीं। उससे नाइट्रोजन निकलता है? नहीं। उससे मीथेन निकलता है? नहीं। उससे कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तब क्योंकि देखिए जब ब्रेड बनता है तो ब्रेड में बेकिंग सोडा भी मिलाया जाता है, और जब आग के साथ अभिक्रिया जब बेकिंग सोडा करता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और वो ब्रेड को छेद करके बाहर निकल जाता है, और ब्रेड हमको छेद के जैसा दिखाई देता है, उसमें बहुत सारा छेद दिखाई देगा आपको ब्रेड में। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे गैस निकलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि सामान्यतः धातु ठोस होती है। बिल्कुल, धातु जो होता है वो कैसा होता है? ठोस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में कौन सा धातु होता है? तो यहाँ पर दिया है लोहा। क्या लोहा द्रव अवस्था में पाया जाता है? नहीं। सोना द्रव अवस्था में पाया जाता है? नहीं। चांदी द्रव अवस्था में पाया जाता है? नहीं। लेकिन द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। आप लोगों ने पारा देखा होगा, थर्मामीटर में जो पारा लगा हुआ रहता है वाइट कलर का, उसको बोलते हैं पारा, और वो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बोला कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका द्रव में होता है, एक जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ जो कोशिका द्रव में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका भित्ति कहते हैं? तो नहीं। उसको क्या उसको जीव द्रव कहते हैं? नहीं। उसको गुणसूत्र कहते हैं? नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कोशिका द्रव कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोशिका द्रव। उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में कौन एक कोशिका से बना है? मतलब किसमें एक कोशिका पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि गाय का बच्चा। तो गाय का बच्चा जो है उसमें एक कोशिका नहीं होता है, बहुत सारा कोशिका, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। तो गाय का बच्चा में एक कोशिका पाया जाता है? नहीं। बकरी के बच्चा में भी एक कोशिका नहीं पाया जाता, क्योंकि उसके शरीर में भी बहुत कोशिका से मिल करके उसका शरीर बनता है, तो वो भी नहीं होगा। भेड़ का बच्चा, वो भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ, शुतुरमुर्ग का एक अंडा जो है वो एक कोशिकीय है, मतलब उसमें सिर्फ एक कोशिका
भी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, वो एक कोशिकीय है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि मादा में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। एक महिला में, एक लड़की में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। क्या गुणसूत्र X पाया जाता है, Y पाया जाता है, XX पाया जाता है या XY पाया जाता है। तो सिर्फ X नहीं होता है और महिला में Y भी नहीं होता है, तो X और Y तो होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर का। ये जो 3rd नंबर आंसर है XX, महिला में XX गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XX गुणसूत्र पाया जाता है। ये सभी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सब बना के इसको यहाँ पर डालते हैं। रोज़ हम लोग YouTube में 20 क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ कि एक नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। एक नर, देखिए अभी पहले क्वेश्चन हम लोग क्या किए, पहले क्वेश्चन हम लोग मादा का किए। क्या एक नर में X पाया जाता है, क्या एक नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है, क्या एक नर में Y गुणसूत्र पाया जाता है, क्या एक नर में XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो हम लोग सिर्फ X नहीं पाया जाता, ठीक है, और ना ही सिर्फ Y पाया जाता है। नर में जो है वो ना सिर्फ X पाया जाता है, ना सिर्फ Y पाया जाता है, और XX तो महिला में पाया जाता है। तो आंसर क्या आपका निकल के आया, आंसर आपका XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो एक नर में, एक पुरुष में, एक लड़का में कौन सा गुणसूत्र होता है, XY का गुणसूत्र होता है। तो चलिए ये रहा हम लोगों का 20वां क्वेश्चन, और ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन को बनाते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो अभी तक बने हुए हैं हमारे चैनल के साथ।